अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, आज की जो हमारी क्लास है इसके अंदर जो रिमेनिंग सवालात थे चैप्टर नंबर 1 से, वो आज हम वाइंड अप करेंगे और थोड़ा तेजी से चलेंगे क्योंकि फिर आगे नेक्स्ट चैप्टर करना है अगली क्लास में। तो इसके जितने भी सवालात हैं होपफुली हम एंड कर देंगे। कैलकुलेटर कोशिश करें कि लेके बैठा करें, ताकि जो है जब भी मैं कोई कैलकुलेशन कहूँ तो आप कर लें। वालेकुम सलाम जैक। तो उसका एडवांटेज ये होगा कि काम थोड़ा तेजी से चलेगा। अच्छा, सबसे पहले सवाल के अंदर कह रहे हैं फाइंड द डायमेंशन ऑफ द फॉलोइंग। तो आपसे कहता है वर्क की डायमेंशन फाइंड करें। तो वर्क का फार्मूला आपको पता होना चाहिए कि वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, अब फोर्स की बात करें तो फोर्स का भी फार्मूला होता है, वो होता है मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो तीन चीजों से आपका वर्क बना है। मास की जगह आ जाएगा कैपिटल एम, एक्सेलरेशन की जगह आ जाएगा Lt-2 और डिस्प्लेसमेंट की जगह आ जाएगा एल। तो फाइनली आपके पास वर्क की डायमेंशन आ जाएगी ml² T-2। ये एल मल्टीप्लाई हो गया एल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आपके पास वर्क की डायमेंशन। अच्छा, वर्क और एनर्जी की डायमेंशन सेम होती है क्योंकि वर्क जो है वो एबिलिटी, एनर्जी द एबिलिटी टू डू वर्क होता है। तो वर्क उसी वक्त कोई कर सकता है जब उसके पास एनर्जी होती है, तो विच मीन्स एनर्जी की और वर्क की जो डायमेंशन है वो सेम होगी। तो इसलिए एनर्जी की डायमेंशन भी होगी ml² T-2। अगर एनर्जी की डायमेंशन निकालने के लिए आ जाए तो आप वर्क के फार्मूले से ही निकालेंगे। फिर नेक्स्ट आपसे कहता है कि बताएं पावर की डायमेंशन क्या होगी। तो पावर बराबर होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि वर्क डन पर यूनिट टाइम। अब अगर मैं यहाँ पर मजीद इसे सिंप्लीफाई करूँ तो देखिए बैक में ट्रेस होना शुरू हो जाएगा कि वर्क की जगह आएगा एफ एस और एफ की जगह आएगा एम ए। तो सिचुएशन हो जाएगी MAS/T। अब इन सब की डायमेंशन रखी जा सकती है। एम की डायमेंशन कैपिटल एम है, ए की है Lt-2, एस की है एल, डिवाइडेड बाई टी की है टी। अब ये हो जाएगा ml² T। ये तो स्क्वायर हो गया, लेकिन टी ये प्लस का 1 है, जब ये ऊपर आएगा तो ये ऊपर आके माइनस का 1 हो जाएगा। -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3। तो ये आपके पास डायमेंशन आ जाएगी पावर। मोमेंटम की बात करें तो मोमेंटम दो चीजों का प्रोडक्ट होता है, पी से ही रिप्रेजेंट होता है, लेकिन ये होता है मास इनटू वेलोसिटी। मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट है। तो मास की डायमेंशन m होती है, वेलोसिटी की Lt-1 होती है। दोनों की डायमेंशन रख दी तो मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। यही आपका जवाब हो जाएगा। तो ये थी इन तीन फिजिकल क्वांटिटीज की डायमेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसके अंदर आपसे कहता है y इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर, वेयर y इज इन मीटर। यानी कि y जो है इसकी जो यूनिट है वो मीटर है। ठीक है जी, ये इसने हमें इंफॉर्मेशन दी है। ठीक है जी। बाकी टी के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, ये जो टी आ रहा है इसकी जो यूनिट है वो सेकेंड है। कह रहे हैं व्हाट इज द यूनिट ऑफ सी, बताएं कि जो सी है इसकी यूनिट क्या होगी। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस क्या होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की डायमेंशन सेम होनी चाहिए इफ दिस इक्वेशन इज करेक्ट। सही ना, और जाहिर सी बात है करेक्ट इक्वेशन के लिए ही सी की यूनिट निकल सकती है, अदरवाइज नहीं निकाली जा सकती। तो मैंने कहा वाई जो है अगर ये मीटर में मेजर हो रहा है तो उसकी डायमेंशन तो होगी एल। ठीक है। टी जो है ये सेकंड में मेजर हो रहा है तो इसकी डायमेंशन होगी कैपिटल टी। अब इसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर वैल्यूज पुट करता हूँ। तो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर। अब देखिए मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे आ रहा है वाई। वाई की डायमेंशन मुझे मालूम है एल इज इक्वल टू, अब ए की डायमेंशन मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ये मालूम है कि जो लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशन है वो राइट हैंड साइड की डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए। तो ये जितने भी मेरे पास यहाँ पर ये टर्म्स आ रही हैं, ये है चाहे ये है, इन सब की डायमेंशन एल होनी चाहिए, क्योंकि एल प्लस एल प्लस एल इज इक्वल टू एल। तो फिर इसकी डायमेंशन एल होगी। तो अब ऐसा करने के लिए मैं कहूंगा द डायमेंशन ऑफ ए मस्ट बी, मस्ट बी यानी कि होनी चाहिए वरना पॉसिबिलिटी नहीं है, मस्ट बी एल। अगर इसकी डायमेंशन एल होगी तो एल इज इक्वल टू एल सही आ रहा है। प्लस अब यहाँ टी आ रहा है, टी की डायमेंशन तो हमें पता है ना टी है। ठीक है। तो अब बी की डायमेंशन क्या होनी चाहिए कि यहाँ पे भी सिर्फ एल ही बचे। तो जाहिर सी बात है बी की जो डायमेंशन है वो मस्ट बी, मस्ट बी क्या होगी,
वो होगी एल अपॉन टी, ताकि टी से टी कैंसिल हो जाए। तो बी की जगह मैंने रख दी डायमेंशन एल अपॉन टी। टी से टी आपका कैंसिल हो रहा है, तो देखें एल प्लस एल एल ही है, अभी भी डायमेंशन सेम रही, डिस्टर्ब नहीं हुई। अब आगे चलते हैं। प्लस, अब सी की मुझे नहीं पता डायमेंशन क्या है, लेकिन टी की पता है, टी है, तो ये हो गया टी स्क्वायर। ठीक है ना, ये स्मॉल टी था, टी स्क्वायर। अब मुझे बताएं व्हाट मस्ट बी द डायमेंशन, सी मस्ट बी, क्या होना चाहिए? ये टी स्क्वायर कैंसिल हो जाए तो डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर आना चाहिए, और ऊपर एल आए, तो इसका मतलब ये हुआ एल ओवर टी स्क्वायर, बिल्कुल ऐसे ही है। ये इसकी होगी एल ओवर टी स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया इससे ये, तो मेरे पास आंसर आएगा एल इज इक्वल टू एल फॉर दिस कंडीशन। सही है ना? कि भाई दोबारा सुन ले एक बार, कि इसकी डायमेंशन एल है तो इसकी डायमेंशन भी एल होनी चाहिए, इन दोनों का जो प्रोडक्ट आए उसकी डायमेंशन भी एल होनी चाहिए। तो ये टी है तो इसको किससे मल्टीप्लाई करें, एल अपॉन टी से, तो टी से टी कैंसिल हो जाएगा, एल जो है आपका बचेगा। यहाँ टी स्क्वायर है तो उसकी एल अपॉन टी स्क्वायर होनी चाहिए, क्या, ताकि टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कैंसिल हो जाए, और यहाँ पर आपके पास क्या बचेगा, एल बचेगा। ये चीज मस्ट है। ठीक है ना? हाँ जी। जो सी की यूनिट है, अब मुझे बताएं वो क्या होनी चाहिए। अब वो सी की यूनिट होनी चाहिए कि यहाँ पर एल की जगह आ जाएगा मीटर, और टाइम की जगह आ गया सेकेंड स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हुआ कि सी होना चाहिए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सी की यूनिट होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि एल की जगह आता है मीटर, क्योंकि लेंथ की डायमेंशन है, और टी स्क्वायर ये टाइम की डायमेंशन है, तो इसीलिए इसकी डायमेंशन होगी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यहाँ पर बात थी जो समझने की। ठीक है जी। अच्छा, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आगे आपको दो इक्वेशंस दी हुई हैं, इन दो इक्वेशंस में आपसे कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। अब देखिए वही वाली लॉजिक है कि पहले तो ये था कि डायमेंशन पता नहीं थी, अब तो सबकी डायमेंशन पता है। ये जो x है, यहाँ पर x x डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस की डायमेंशन होती है l। ठीक है जी। फिर वेलोसिटी चाहे v हो या v नॉट हो, v हो या फिर v नॉट हो, दोनों की डायमेंशन जो होती है वो होती है l t माइनस वन। फिर आपके पास आ रहा है ए एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन की डायमेंशन होती है एल टी माइनस टू। और फिर आ रहा है आपके पास टी, तो टी की डायमेंशन होती है कैपिटल टी। अब इसके अकॉर्डिंग मैं क्या करने के लिए जा रहा हूँ, मैं ये सारी डायमेंशंस इन इक्वेशंस के अंदर पुट करने के लिए जा रहा हूँ। पहले इसमें पुट करूंगा और फिर इसमें पुट करूंगा वन बाय वन। अब देखिए, पहले मैं आपके सामने एक बार ऊपर इक्वेशन लिख देता हूँ। पहली इक्वेशन लिख रहा हूँ, एक्स इज इक्वल टू वी टी स्क्वायर प्लस टू ए टी। एक्स की जगह क्या आ सकता है, यहाँ से देख के बताया, एल इज इक्वल टू, वी की जगह क्या आ सकता है, कोई बड़ी हार्ड चीज नहीं है, बस यहाँ से देख के बताओ क्या आएगा, एल टी माइनस वन, एल टी माइनस वन डॉट टी स्क्वायर, टी स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर प्लस टू की कोई डायमेंशन नहीं होती, टू नंबर है तो उसको इग्नोर करेंगे, एक्सेलरेशन की एल टी माइनस टू डॉट टी। अब यहाँ एल तो एज इट इज हो गया, ये है माइनस वन और ये है प्लस वन, ये दोनों जब सिंप्लीफाई होंगे तो माइनस वन प्लस टू आपका बराबर आ जाता है प्लस वन के, तो ये हो जाएगा एल टी। यही बात खराब हो गई कि ये एल टी बचा, ये एल नहीं आया। देखो इसीलिए मैंने कहा था ना कि इसके अंदर ये एल के बराबर अगर नहीं होगा पहला वेक्टर, तो ये बराबर हो ही नहीं सकता। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पर ये एल टी आ गया, अब सवाल ही नहीं उठता कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन हो। जबकि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं क्या आ रहा है, यहाँ पर प्लस वन है या माइनस वन है, तो यहाँ रहा है एल टी माइनस वन, तो ये दोनों जमा हो भी नहीं सकते और ये एल के बराबर भी नहीं हो सकते, तो दिस इक्वेशन इज इनकरेक्ट। तो ये इसके बारे में तो हमने इन्फॉर्मेशन दे दी कि ये इनकरेक्ट इक्वेशन। ठीक है ना? अच्छा, अब चलते हैं दूसरी इक्वेशन की तरफ। दूसरी इक्वेशन है आपकी एक्स इज इक्वल टू वी नॉट टी प्लस टू ए टी स्क्वायर। एक्स की जगह आ गया एल, वी नॉट की जगह आ गया एल टी माइनस वन, और फिर आ गया टी, और फिर प्लस टू लिखते नहीं है, एल टी माइनस टू, और फिर टी स्क्वायर की जगह आ गया टी स्क्वायर। अब देखें एल एज इट इज इक्वल टू, ये है माइनस वन और इसके पास है प्लस वन, तो इसकी पावर जीरो हो जाएगी, बेसिकली एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है ना? तो यहाँ पे आ जाएगा एल प्लस
यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही है, एल स्क्वायर टी माइनस टू, ये भी कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि दोनों की पावर प्लस माइनस में है, तो बचेगा एल। इन दैट केस एल प्लस एल, क्योंकि एल के बराबर ही होता है डायमेंशन के अंदर, ऐड और सब्ट्रैक्ट होता नहीं है, तो ये जो इक्वेशन है ये आपकी क्या आ रही है, करेक्ट आ रही है। इसका मतलब दिस इक्वेशन यानी कि इक्वेशन बी जो है वो करेक्ट है, इसका जो बी वाला पार्ट है वो करेक्ट है, जबकि इसका जो ए वाला पार्ट है वो इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसके लिए कैलकुलेटर की अशद जरूरत होगी, तो कैलकुलेटर जो है वो साथ लेके बैठिएगा, मैं आपसे पूछता जाऊंगा। पहले टेक्निकली जो इसने मुझे चीजें दी हुई हैं जरा वो देखिएगा। कहता है 1 हेक्टर, हेक्टर को मैं इस्तेमाल कर लेता हूँ कैपिटल एच से, तो 1 लिखा, और फिर हेक्टर के लिए कैपिटल एच लिखा, इज डिफाइन एज 10⁴मीटर स्क्वायर। ये बराबर है 10⁴मीटर स्क्वायर के। इसका मतलब ये यूनिट है एरिया की, क्योंकि मीटर स्क्वायर एरिया की यूनिट है, तो हेक्टर भी एरिया की। फिर कहता है 1 एकड़ इज 1 एकड़, अगर एकड़ को मैं कैपिटल ए से रिप्रेजेंट कर लेता हूँ, लेकिन ये एम्पेयर लगेगा, चलो इसके आगे हम लगा देते हैं ACR, AC लिख देते हैं एकड़ के लिए। और ये बराबर है 4 × 10⁴ फीट स्क्वायर के। तो कहता है हाउ मेनी एकड़ आर देयर इन 1 हेक्टर, जबकि एक चीज और दी हुई है, 1 मीटर बराबर होता है 3.28 फीट के। अब आपसे कह रहे हैं हाउ मेनी एकड़ आर देयर इन 1 हेक्टर, ये बताएं कि 1 हेक्टर में इक्वल्स टू कितने एकड़ हो। यानी हेक्टर और एकड़ का जो रिलेशन है ना, वो आपने बनाना है, जबकि ये सारे रिलेशन दिए हैं। सीधी और सिंपल सी बात ये है, रिलेशन सिर्फ उस वक्त बन सकता है जब दो अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज की जो यूनिट है वो एक ही फार्मूले में आ रही है। जैसे फॉर एग्जांपल, ये हेक्टर और मीटर स्क्वायर है, ये एकड़ और फीट स्क्वायर है, तो ये नहीं मैच हो सकते, इनको हम इक्वेट नहीं कर सकते। ये मीटर और फीट है लेकिन ये स्क्वायर नहीं है, और यहाँ स्क्वायर की बात हो रही है, तो पहले एक काम करते हैं, ये जो इक्वेशन नंबर हमारी कौन सी है, 3 है, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 है, और ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। हम करते क्या है, सबसे पहले स्टेप में स्क्वायर कर लेते हैं ताकि हमारे लिए आसानी हो जाए। तो हम कहते हैं फ्रॉम 3, तीसरी वाली इक्वेशन को हम बात कर रहे हैं, और हम कर रहे क्या कर रहे हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं, ये 3 इक्वेशन है ना आपकी, ये तीसरी वाली इक्वेशन, इसके अंदर अगर मैं 1 का स्क्वायर करूं तो ये हो जाएगा 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 3.28 का स्क्वायर कर ले। डायरेक्ट मुझे स्क्वायर करके बता दें, मैं स्क्वायर में लिख नहीं रहा, डायरेक्ट मुझे बताएं 3.28 का स्क्वायर क्या होगा। 3.28 का स्क्वायर होगा 10.75, ठीक है जी, तकरीबन आया सही, और ये हो जाएगा फिट स्क्वायर, ठीक है ना। अब सिचुएशन क्या है इसे भी जरा समझिएगा, क्योंकि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेटा। अब सिचुएशन क्या है इसे समझिएगा। सिचुएशन ये है कि ये जो आपका एकड़ है और ये जो हेक्टर है, ये मीटर और फीट स्क्वायर से रिलेट हो सकते हैं, ठीक है ना। अब मैं अगर चाहता हूं कि 10⁴मीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 हेक्टर के बराबर होता है, तो ये 10⁴मीटर स्क्वायर बन जाए किसी तरह, ताकि मैं इसकी जगह 1 हेक्टर रख दूं, तो 1 हेक्टर एक साइड पे आ जाएगा। तो अब मैंने क्या करा, अगर मैं ये चाहता हूँ ये 10⁴मीटर स्क्वायर हो जाए, तो मैं मैथमेटिक्स इस्तेमाल करता हूँ, लिखता हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10⁴, दोनों तरफ मैं 10⁴ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ ऊपर वाली इक्वेशन, ठीक है ना। ये मैं करने के लिए जा रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा मुझे बताएं। पहली साइड पे ये बन जाएगा 10⁴, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये रहेगा मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 10.75 मल्टीप्लाई बाय 10⁴, इस तरह लिख देता हूँ, और फिर ये हो गया फिट स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अब ये जो चीज बनी है 10⁴मीटर स्क्वायर, ये मैं रिप्लेस कर सकता हूँ किससे, ये मैं रिप्लेस कर सकता हूँ 1 हेक्टर से, क्योंकि 10⁴मीटर स्क्वायर तो 1 हेक्टर होता है, ये तो आपने बताया हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इसकी जगह अब ये रखने के लिए जा रहा हूँ, ठीक है, ताकि एक साइड पे हेक्टर आ जाए। तो पता चला 1 हेक्टर बराबर आ गया 10.75
मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 फीट स्क्वायर। अब ये एक आपने करेक्ट रिलेशन निकाल लिया, लेकिन वो कह रहे हैं कि कितने एकड़ के बराबर है, ये बताओ। सही है ना। आ, अब सर मैं कल हैदराबाद, हाँ वो मसला नहीं, जहाँ से हो सके आसानी से क्लास ले लो, वरना मैं शेयर कर दूंगा। अच्छा, अब आखिरी जो काम रह गया है वो ये है कि हम किसी तरह ये पता लगाएं कि जैसे यहाँ पर ये देखें, ये फीट स्क्वायर है, सही है ना, और एकड़ के अंदर ये फीट स्क्वायर है, 10 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 फीट स्क्वायर 1 एकड़ के बराबर होता है। तो मैं यहाँ पर अब इस दूसरी वाली साइड पे, यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि किसी तरह एकड़ आ जाए। तो ऐसा करने के लिए देखो, यहाँ 4 की कमी है, अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दूं मैं इसे, सही है, तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, या 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेते हैं इसी तरफ। देखो 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10.75। अब देखिए मैंने मल्टीप्लाई किया है 4 से और डिवाइड भी कर लिया 4 से, तो कोई लॉजिक खराब नहीं हुई। मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 4 फिट स्क्वायर एज इट इज। देखें ये 10 की पावर 4 फिट स्क्वायर, ये बिल्कुल एज इट इज उतरा हुआ, ये रहा। 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड करा, ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे यहाँ नजर आ रहा है 4 × 10 की पावर 4 फिट स्क्वायर, इसकी जगह मैं 1 एकड़ लिख सकता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ, ये पूरी चीज गायब हो सकती है और एकड़ आ सकता है इसकी जगह। बाकी जो इधर बचेगा वो मेरा आंसर होगा। तो बेसिकली हमारा आंसर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10.75 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि ये दो चीजें जो हैं ये तो बच गई, तो इनको लिख दिया, ये डिवाइडेड बाय दिस, और ये चीज तो एकड़ के बराबर हो गई, तो उसकी जगह आ गया एकड़। 1 लिखते नहीं है, एकड़ आ गई। अब इसे सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ गया। 1 हेक्टर इज इक्वल टू 10 को डिवाइड करेंगे इससे, क्या जवाब आएगा? 2.68 एकड़। ये आपका मेथड है सॉल्व करने का, जी बिल्कुल। ठीक है ना। हाँ देखो, बोथ साइड मल्टीप्लाई और डिवाइड उस वक्त करते हैं कि जब दोनों तरफ कुछ आपको चाहिए हो, लेकिन अगर एक ही साइड पे चाहिए तो 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर दो। अगर मैं इस 4 को यहाँ मल्टीप्लाई कर देता, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई किया यहाँ भी कर देता, तो तब भी बात वही थी, फिर भी ये 4 डिवाइड में ही जाता, क्योंकि मुझे यहाँ 1 हेक्टर चाहिए था, तब भी ये 4 डिवाइड में ही चले जाता। तो मैंने एक ही साइड पे 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया, इससे मैथमेटिक खराब नहीं होती। देखो 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो मैंने कुछ किया ही नहीं है बेसिक। तो आप दो काम कर सकते हैं, या तो इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर किसी भी साइड पे जिस नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी से डिवाइड भी कर सकते हैं। ये लॉजिक दोनों आपकी हमेशा फिट रहेंगे। क्या चीज समझ नहीं आई? अब चलते हैं अगले अगले सवाल की तरफ। अच्छा, जो अगला जो आपका सवाल है, आखिरी क्वेश्चन है आपका ये, इसमें भी कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। अच्छा, स्फेयर का जो रेडियस होता है, ओ सॉरी वॉल्यूम होता है, उसका फार्मूला फिक्स है। अब कहता है मून का जो डायमीटर है, आपको डायमीटर दे दिया मून का, डायमीटर ऑफ मून इज इक्वल टू 3480 किलोमीटर। सही ना, किलोमीटर। तो रेडियस ऑफ मून कितना होगा? तो डायमीटर से अगर रेडियस में जाना हो तो हम डिवाइड कर लेते हैं किससे, 2 से, तो हो जाएगा 1 4 1 7 4 0 किलोमीटर। अब किलो के लिए 3 जीरो का इजाफा कर देंगे, 1 2 3, क्योंकि किलो का मतलब होता है 1000, तो ये 3 जीरो उसकी वजह से ऐड अप होगा। ठीक है ना, बाकी वही 1740 था। अच्छा, फिर कह रहे हैं व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मून। वॉल्यूम ऑफ मून क्या होगा? अब मैं यहाँ पे रुकता हूँ और इसका पहला पार्ट सॉल्व करता हूँ कि वॉल्यूम ऑफ मून क्या होगा। वॉल्यूम का फार्मूला होता है, वॉल्यूम इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। तो क्योंकि मून का वॉल्यूम निकालना है, तो मून का रेडियस ले लो तो मून का वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम ऑफ मून 4/3, पाई की जगह 3.142, और आर क्यूब की जगह 1740000 का क्यूब। तो मेरे पास वॉल्यूम ऑफ मून आ रहा है, कितना आ रहा है? 2.2 10 टू द पावर 2
0.2 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर एक्सपोनेंट 16 आ रहा है। हाँ भाई सर 16 है, ठीक है 16। और यूनिट हो जाएगी मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम की यूनिट होती है मीटर क्यूब। अच्छा 19 आ रही है पक्का? तो ये 19 कर लेते हैं एक्सपोनेंट से, ठीक है जी। अच्छा अब अगला काम ये कह रहे हैं, हाउ मेनी मून वुड बी नीडेड टू क्रिएट द वॉल्यूम इक्वल्स टू दैट ऑफ अर्थ। अब इन्होंने अर्थ का आपको रेडियस दिया हुआ है, ठीक है। अब मैंने लिख दिया रेडियस ऑफ अर्थ जो है वो कितना है, वो है 6380 किलोमीटर। किलो की जगह मैंने 1 2 3 0 लगा दी और मीटर लगा दिया। अब ये जो मैंने निकाला है ये है रेडियस ऑफ अर्थ। अब मैं ये चेक करूंगा कि वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना है, ताकि मैं ये कंपेयर कर सकूं कि कितने मून जो है अर्थ जितना वॉल्यूम क्रिएट कर सकते हैं। पहले मुझे ये तो बताओ ना कि वो जो आपका अर्थ है उसका वॉल्यूम क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि एक जग में कितने गिलास पानी आ सकते हैं, तो अब आप गिलास का जो वॉल्यूम है वो निकाल लेंगे। भाई गिलास का वॉल्यूम है 1 लीटर। तो जब तक आपको जग का वॉल्यूम पता नहीं होगा कि जग का वॉल्यूम क्या है, आप बता ही नहीं सकते कि कितने गिलास आ सकते हैं। फिर मैंने बताया कि भाई देखो जग का वॉल्यूम जो है वो 6 लीटर है, तो आप झट से कहोगे ठीक है फिर 6 गिलास पानी उस जग में आ सकते हैं। इसी तरह अगर मैं कहूँ कि जो गिलास है वो 2 लीटर का गिलास है, सपोज करो 2 लीटर का गिलास है, और मेरे पास जो जग है, जग जो है वो 8 लीटर का है, तो कितने गिलास आ जाएंगे? तो फिर 8 डिवाइडेड बाई 2 करोगे 4, तो 4। तो इसका मतलब ये हो बेसिकली दोनों के वॉल्यूम पता होने चाहिए। तो मुझे मून का वॉल्यूम तो मैंने निकाल लिया था, मैं अब अर्थ का वॉल्यूम निकालने के लिए जा रहा हूँ। सेम फार्मूले से 4/3 पाई की जगह 3.142 और 638000, ये आपके पास आ जाएगा क्यूब। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ कितना आ गया? 1.08 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 21 मीटर क्यूब। अब बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने आपको ग्लास की और जग की एग्जांपल दी थी, उसके अकॉर्डिंग आपने कहा था कि भाई दोनों को डिवाइड करके पता चलेगा कितने आपके पास मून आएंगे। तो फिर आप कहेंगे नंबर ऑफ मून, कितने मून आपको रिक्वायर्ड होंगे, उसके लिए आप डिवाइड कर लेंगे अर्थ के वॉल्यूम को, बड़े वाले वॉल्यूम को किससे डिवाइड कर लेंगे? मून के वॉल्यूम से, यानी कि 1.08 मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर 21 को डिवाइड कर लेंगे किससे? 2.2 इंटू 10 टू द पावर 19। तो ये मेरे पास आ जाएगा 49.4, यानी कि ऑलमोस्ट 50 अगर मून मेरे पास हो, उन्हें मैं अर्थ के अंदर डालूं। अर्थ का बीच में सपोज करो अर्थ एक बैग है खुला हुआ, उसके अंदर डालूं तो कितने मून आ जाएंगे? 49 मून उस अर्थ के अंदर समा सकते हैं। ये आपका था प्रॉब्लम नंबर 9 बुक का। अच्छा अब चलते हैं पास्ट पेपर के सवालात की तरफ, जो कि मैं नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ आपको जल्दी समझा दूंगा या आपने खुद करना है। सर रेडियस कौन सी फार्मूले से निकाला? रेडियस जो है एक दिया हुआ था, दूसरा डायमीटर अगर दिया हुआ हो उसे आप 2 से डिवाइड कर लें तो रेडियस आ जाता है। अच्छा अभी देखें आपके पास पेपर के सवाल आते हैं, जल्दी जल्दी मैं आपको सारे के हिंट देके समझा रहा हूँ करना क्या है। वेलोसिटी की जगह आप रख सकते हैं एल टी, पहले वाली की बात करो, वेलोसिटी की जगह LT-1। फ्रीक्वेंसी की होती है T-1। वेव लेंथ, ये वेव लेंथ क्या होती है? लेंथ होती है, तो उसकी जगह L, तो इसका मतलब LT-1 = LT-1। 1 सेकंड में आपका जवाब आ जाएगा, ठीक है जी। अच्छा अब देखो दूसरी साइड पे टी, टी की डायमेंशन टी होती है, 2 पाई की कोई डायमेंशन नहीं होती, एम की डायमेंशन एम होती है, और के की होती है MT-2। ये के की मैंने निकलवाई थी, आपने पूरा तरीके से सॉल्व करना है, मैं डायरेक्ट सिर्फ बता रहा हूँ मेथड। एम से एम कैंसिल हो जाएगा तो T = T⁴ ऊपर आ जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, T = T हो जाएगा। शॉर्टकट में मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ ये कल सारी हमने करी थी, ठीक है ना। इसी तरह आपके पास है वेलोसिटी = T। यहाँ पे जो टी है देखें याद रखिएगा, ये टाइम नहीं है, यहाँ पे ये टेंशन है। और टेंशन जो होती है उसकी डायमेंशन वेट की निकलती है,
वेट वाली रखते हैं या फिर फोर्स वाली रखते हैं, क्योंकि वेट और फोर्स भी एक ही चीज होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा वेलोसिटी की जगह, तीसरे वाले केस में वेलोसिटी की जगह हो जाएगा L t-1। और दूसरी तरफ क्या है कि हाउ, अच्छा के समझा दो, ये पिछली क्लास वाली मेरा रिकॉर्डेड लेक्चर है, उसमें देखो मैंने के की डायमेंशन निकालना सिखाई थी, उसमें आपको मिल जाएगी। अच्छा बस मुझे डायरेक्ट डायरेक्ट डायमेंशन निकालना, डायमेंशन मैंने पिछली क्लास में समझाई नहीं। ये आपको बताएगा कि टी टेंशन है, जब भी इस तरह का सवाल आएगा जेड, तो उसके अंदर वो मेंशन करेगा कि टी जो है वो टेंशन है। अच्छा टी की जगह आ जाएगा M L t-2 डिवाइडेड बाय, एम की जगह आ जाएगा एम, और एल की जगह आ जाएगा डिवाइडेड बाय एल। अब देखें एम से एम कैंसिल हो जाएगा, एल ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर t-2। स्क्वायर से दोनों का रूट कैंसिल होगा, L t-1। स्क्वायर से रूट कैंसिल 1 बचा, स्क्वायर से रूट कैंसिल माइनस का था तो माइनस का 1 बचा। तो L t-1 इज इक्वल टू L t-। F इज इक्वल टू के एक्स वाले फार्मूले से निकाल लो, हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, उसी से निकला है। अब देखिए इसमें भी क्या है, ये आप लोगों ने करना है सिंपल सी है, ये भी आपने करनी है, सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है। ये भी जो मैंने अभी आपको पीछे कराई है, इससे रिलेटेड है, बिल्कुल सेम है, आप इससे सॉल्व कर सकते हैं। बाकी मेरी यूट्यूब के ऊपर वीडियो डली हुई है जिनके अंदर मैंने इनकी डायमेंशन निकाली है, वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है जी।